बढ़ते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जूट टेक्सटाइल। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। हम बहुत क्लोजली कॉम्पिटिट कर रहे हैं बांग्लादेश से। अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश से हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो आई एम सेंडिंग यू अ हिंट। तो विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री विल हैव मोर जूट मिल एंड जूट प्रोडक्शन? यस, आर वेस्ट बंगाल। तो क्योंकि वो बांग्लादेश से नजदीक है, इसलिए हमारा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा जो है जूट के मिल्स हैं। तो सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है? कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे ज्यादा मिल है। आपका सारा आंसर रेडी हो गया। एकदम आसान है। ऐसे क्वेश्चन खुद को पूछोगे तो आपको ये सारी चीज अपने आप खुद ही आ जाएंगी। तो अगर मैं कहूं कि हम बांग्लादेश से कंपीट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इंडिया की कौन सी रीजन होगी जो जूट प्रोड्यूस करेगी, और वो है ईस्टर्न पार्ट, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट विच इज वेस्ट बंगाल। तो वेयर विल यू फाइंड मैक्सिमम मिल्स? इन कोलकाता एंड द रीजन अराउंड। दिस इज व्हाट दिस होल टॉपिक सेज। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855। जगह का नाम था रिशारा। सो आपका पहला जूट मिल आ गया। और इंटरेस्टिंग सी फैक्ट सुनिए, सारे जूट मिल जो हैं कोलकाता के लगभग 100 किलोमीटर स्ट्रेच में और 3 किलोमीटर वाइड रेंज में आ जाते हैं। लगभग 75 टू 100 मिल ना, इतनी बड़ी रेंज में आ जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन कोलकाता में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि क्यों सबसे ज्यादा जूट मिल्स, जूट टेक्सटाइल कोलकाता में है? देखिए यही वो सवाल है। अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, बट ये सारे आप पढ़ चुके हो। मैं आपके लिए एक बार रिकैप कर देता हूं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वेस्ट बंगाल है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम हुगली रिवर एंड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। एम्पल ऑफ वाटर इज देयर एंड जूट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। हुगली रिवर की स्ट्रीम्स को यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बहुत सस्ता होता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में जो है ये पढ़ेंगे कि क्यों वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे। कोलकाता इज वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल दिस ways like roadways and railway with any city and any part. But why is that I'm talking about when you are talking about every raw material, whatever raw material you require is concentrated there? Because I also want to export to the rest part of the country. तो कनेक्शन तो मुझे पता करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं किसी शहर घूमने जा रहा हूं तो मैं ये चेक करता हूं कि मेरे घर से वो जो शहर है जहां मुझे जाना है कनेक्टिविटी कैसी है, ना कि मैं यहीं वहां जाके सब कुछ घूम लूंगा या यहां जाके सब घूम लूंगा। वैसे ही कोलकाता है। कोलकाता बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, इसलिए हम जूट को कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद इन द नेशन। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में जूट के पानी लगता है, वो कहाँ से आता है? नदियों से। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यू नो इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में से एक है वेस्ट बंगाल, तो बहुत ज़्यादा लेबर हैं, बहुत ज़्यादा लेबर हैं, तो चीप लेबर इज़ अवेलेबल। और बाकी के लेबर्स जो होते हैं नज़दीकी स्टेट से आ जाते हैं, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कॉमन चीज़ क्या है सब स्टेट्स में है? हाईली पॉपुलेटेड एंड पुअर स्टेट्स, सो लेबर्स विल माइग्रेट, इजी लेबर अवेलेबल। कोलकाता इज एन लार्ज अर्बन सेंटर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग अवेलेबल। आपके जो फैक्टर्स हैं आर ऑल देयर एंड वेरी सिंपल एंड ऑल ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट, तो नथिंग न्यू। नाउ चैलेंजेस। कॉटन टेक्सटाइल अगर आप चला रहे हो तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस होंगे? जैसे कि मैंने कहा, इरेटिक पावर सप्लाई, लेबर की आउटपुट जो है वो कम, पुरानी मशीनरी, सब पुरानी चीजें ही हैं। बट स्पेसिफिकली इसका क्या है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, लेस डिमांड फॉर द जूट गुड्स। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट जूट कारपेट एंड पैकिंग मटीरियल। दिस इज कॉमन। इफ यू गो टू अ शॉप एंड इफ यू गो एंड बाय अ जूट बैग, इट्स एक्सपेंसिव एंड दैट्स द रीजन वाई लुक फॉर ऑल्टरनेटिव। और इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है ना वो बेटा ऑल्टरनेटिव सिंथेटिक फाइबर ही है। पैकिंग अगर आप देखोगे पहले जो होता था गन्नी बैग्स में होती थी, अब वो जूट की होती थी। अब आप जाते हो तो सिंथेटिक बैग्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, इसीलिए लोग वो प्रेफर करते हैं। बट देन आप जानते हो कि एनवायरमेंट पे क्या असर हो रहा है इन सिंथेटिक फाइबर्स का, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जूट प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बट फिलहाल क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसीलिए प्रोडक्ट जो आता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्टिफ कंपटीशन, इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छा कंपटीशन है हमारे लिए,
बांग्लादेश है, इजिप्ट है, ये लोग अच्छे खासे जूट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे लिए वो भी एक नेगोशिएट करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, जैसे कि मैंने कहा जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं वो, ये आपके चैलेंजेस हैं जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही हैं, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। लेकिन कंट्री का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है और जूट प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई ली। आप जानते हो ना, हर जगह प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैग बैन है, तो अगर हम बैन कर देंगे तो ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो वो हो गए फिर से जूट बैग। फिर हमने ये मैंडेटरी कर दिया है कि पैकिंग जूट में ही होगी, और टू इंक्रीज द डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अगर आप अब कहीं शॉप पे जाओगे तो सोविनियर शॉप्स पे जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जूट की मिली हुई मिलेंगी, कारपेट से लेके पैकिंग, कुछ डिज़ाइनर्स, इवन आई हैव सीन शर्ट्स। वो अलग बात है कि लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं, बट आई हैव सीन शर्ट। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। और ये कब हुआ और कैसे हुआ? 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्म, और ये इसलिए फॉर्म की गई थी, देखो बेटा, इतने ज़्यादा लोग जूट इंडस्ट्री में डिपेंडेंट हैं कि उनका जॉब डिक्लाइन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, वो रोकना था। साथ ही साथ हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी थी और एक सही प्राइस दिलाना था कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को। इसीलिए नेशनल जूट पॉलिसी पिक्चर में आई है 2005। दे कैन आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी। तो आपको ईयर लिखना है फॉर्मेशन का, कहाँ पे है, क्यों है और कैसे है। दिस बिकम्स योर आंसर। इनका एक और काम है, दे एक्चुअली हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज द यील्ड पर हेक्टर। द ग्रोइंग ग्लोबल कॉन्सर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अच्छा, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है या फिर जूट? जूट। अब ये सपोर्ट ग्लोबली मिल रहा है जूट को, इसीलिए जूट प्रोडक्शन अब बढ़ चुका है। जूट टेक्सटाइल जो डिक्लाइन थी, जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डेड, नाउ देयर इज अ न्यू लाइफ, and life is because of the global concern and national jute policy. So moving ahead to sugar industries. See, we are the largest consumer of sugar in the world, but we are the second largest producer. But we have some other raw material which comes out from sugar cane, and they are gur and khandsari. Khandsari is the khadi shakkar we call. Gur is jaggery. So we are the largest producer here. Also one more thing. See, once you harvest sugar cane, the more you have an haulage, stop it, the more sugar content from the sugar cane reduces, that sucrose content declines. तो जितना ज़्यादा देर तक आप शुगर केन को हार्वेस्ट करके रखोगे, उसकी सुक्रोज कंटेंट डिक्लाइन होगी, उसकी आउटपुट जो होगी शुगर की वो फिर कम होगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। एज सुन एज यू हार्वेस्ट, यू हैव टू टेक इट टू अ शुगर मिल एंड गेट इट प्रोसेस्ड। 460 sugar mills are there in उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिए, ऐसे वी कैन गो ऑन एंड ऑन। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ ये कैसे याद रखना है। इफ यू वांट टू राइट अ नंबर, यू कीप द नंबर इन माइंड, 460, 460 स्टेट्स जो एग्रीकल्चर चैप्टर में आपने पढ़े हैं, उन्हीं स्टेट्स में जहां प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पे ये मिल्स हैं। बट 60% ऑफ दिस 460 मिल्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये आप ध्यान रखिए। अब ये क्यों है? क्योंकि वहां ज्यादा प्रोडक्शन है। शुगर केन इंडस्ट्री हैज अ टेंडेंसी टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये कह रहे हैं अब शुगर इंडस्ट्री लाइक 60% मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बट करेंटली दिस इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग बेस टू वेस्ट एंड साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। यू गो टू अ मार्केट, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू अ सिटी लाइक बॉम्बे or into a metro city, you will find two kind of sugarcane. One is the little thin one and green in color. The other one is, this is the one type. The other one is little dark in color. It's like in lavender dark. So that sugarcane comes from Maharashtra and Tamil Nadu. And from that sugarcane has a good sucrose content. जिसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है उसमें शुगर ज़्यादा होगी। तो शुगर ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे ये बेस जो हो रहा है अब शिफ्ट हो रहा है कहाँ? महाराष्ट्र और
तमिलनाडु में। यही यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और रीजंस क्या हैं? द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स लॉन्गर क्रशिंग सीजन। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्रशिंग सीजन बहुत छोटा होता है, वहाँ पे स्मॉल होता है। और जैसे कि हमने कहा कि सुक्रोज कंटेंट डिक्लाइन होगी, तो वो एक बहुत बड़ी रीज़न हो जाती है। शुगर इंडस्ट्रीज इज बेसिकली अ सीजनल इंडस्ट्री, इसीलिए शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है। ये आप बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये आपको एमसीक्यू में ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पे वो आपको पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय cooperatives which can easily bear the loss caused by a natural calamity। सभी लोग मिलके पैसे जमा करते हैं, इंडस्ट्री शुरू करते हैं, जब शुगर केन कट के आता है, प्रोड्यूस करते हैं और शेयर करते हैं। अगर कहीं कुछ नेचुरल क्लैमिटी होती है और हार्वेस्ट डिक्लाइन होती है, तो ये कॉस्ट भी बेरेबल है, इसीलिए ज़्यादा कोऑपरेटिव्स हैं। आपको ट्रिकी तरीके से वो पूछ लेंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं शुगर इंडस्ट्रीज के लिए? बिल्कुल वही जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, बट स्पेसिफिकली क्या है? Seasonal nature of the industry is one big problem. Old and inefficient method of production. मशीनरी पुरानी है, अपग्रेडेशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन डिले। ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी जो है ना, फील्ड से लेके इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से लेके आपके मार्केट तक, इट्स नॉट दैट गुड जो हमें होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज और बगासे। दिस इज द वेस्ट जो आप क्रश करते हो ना शुगर के, उसके बाद जो निकल के आता है। आप देखते हो कि नवंबर दिसंबर के वक्त में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी चीज़ें जलाते हैं जो हार्वेस्ट होता है, उसमें से शुगर केन का ये चीज़ भी है। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे तो फिर और भी बाय प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हमें। We are going to check about the other kind of industries in the next module. By the time, you keep smiling and keep revising. Hello students, welcome back to manufacturing industries. So we are on to a sector wherein the maximum contribution is there in GDP, next only to what? Tertiary sector. तो हम secondary sector पे हैं, जो economics से मैं आपको relate करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हमारा जो पार्ट है, वी हैव ऑलरेडी डन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। और सबसे पहले, सबसे हैवी, सबसे मेन जो मिनरल है वो है आयरन एंड स्टील। तो चलिए इसी की बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज अ बेसिक इंडस्ट्री, ऑलरेडी वी सेड। जब तक आपके पास लोहा नहीं होगा तब तक आपके पास कोई और मशीन नहीं होगी। तो ये बेसिक या फिर की इंडस्ट्री है, और ये हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप जानते हो मिनरल हैवी है, इसलिए हैवी नहीं है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हैवी है, हर एक प्रोडक्शन जो है इसमें ज़्यादा ही होगा, इसीलिए इसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। या फिर कैपिटल कंजम्पशन इसमें बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। प्लीज कीप दिस लाइन इन माइंड। जितना ज़्यादा आपकी कंट्री स्टील कंज्यूम करती है, उतना ज़्यादा आपका इंडेक्स बताता है कि कितने डेवलप्ड हो। Our bad luck that our consumption of steel is very less compared to the rest of the world, अगर वो इंडेक्स में हम कॉपी करें तो। But let's see, because we have alternative, इसीलिए हम स्टील का कंजम्पशन कम करते हैं और आयरन का बहुत ज़्यादा करते हैं। आयरन और लाइमस्टोन एंड कोकिंग कोल, ये बहुत तीन ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपको आयरन चाहिए तो आपके पास पहले तो ओर होनी चाहिए, तो यू हैव आयरन ओर, देन यू नीड लाइमस्टोन एंड कोकिंग कोल। ये जलाने के काम आएगा, और लाइमस्टोन आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम आएगा, जो कंबशन में यूज होगा आपके लिए, ये कैटलिस्ट है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4:2:1। ये एमसीक्यू में शायद इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा बार पूछी गई चीज है। सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। ये मैंगनीज जो है इसका भी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टील को हार्ड करने के लिए यूज की जाती है। 2016 with 95.5 million tons of crude steel production, we were ranked as third among the world crude steel producers. So we are the third largest producer in 2016, but we are not the third largest consumer. In that case, we stand way back and behind. क्योंकि एवरेज देखो ना कितना है, पर कैपिटा कंजम्पशन इज 63 kg पर एनम। इंडिया में एक बंदे के हिसाब से अगर स्टील को देखें तो सिर्फ 63 kg कंज्यूम होता है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से ही बहुत कम है। वर्ल्ड एवरेज है 208 kg पर पर्सन पर एनम। तो वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टील।
इसीलिए हम बहुत पीछे हैं उसके कंजम्पशन में। 1950 इंडिया एंड चाइना used to produce almost similar amount of steel, but then now or today China is much bigger producer than India. अब इसमें क्या चीज़ ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से चाइना हमसे ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं? वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट, मशीनरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एवरीथिंग प्लेड अ मेजर रोल ओवर हियर, और इसीलिए वी लैक्ड बिहाइंड। अब they'll be asking you a question about the location. Again, location के लिए you will keep few things in mind जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वही चीज़ होंगी। So in India, छोटा नागपुर plateau is a region where we have maximum iron and steel. Because iron ore is produced in that area, coal is required, it is also there in that area, manganese is required, it is also in that area, close to market, Kolkata, transportation, Kolkata, labor, Chota Nagpur plateau itself is a region which is backward, so you have ample of labors coming from Jharkhand, Bihar, West Bengal, Orissa, तो लेबर जो है वो कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है इस इंडस्ट्रीज के लिए वहाँ, तो लोकेशन फैक्टर्स बिल्कुल फेवरेबल है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे पास जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इनमें दो डिवीजन भी हैं, एक है मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं। As the name goes, mini will be small and only a certain production is done. तो स्क्रैप मोल्डिंग या मेल्टिंग ये जो होगा वो मिनी में होगा। इंटीग्रेटेड में विल बी एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दे आर सेइंग, सी सम रिलेटिव एडवांटेज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, कि हमारी ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्यों है। एज वी डिस्कस, एज द बुक सेज, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटीरियल है, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, सारे के सारे आयरन ओर्स जो है माइंस है वो वहीं है। एज आई सेड 60% ऑफ योर मिनरल्स अकर इन छोटा नागपुर प्लेटो, तो यहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। चीप लेबर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन दी होम मार्केट, धीरे धीरे हमारा स्टील कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। अगेन सेम है बट स्पेसिफिक क्या है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमारे पास जो कोकिंग कोल है वो उस क्वालिटी का नहीं है और बहुत कम है, तो इसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एज बी डिस्कस्ड, ओल्ड मशीनरी जो कॉमन चीज़ रही है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने एक चीज़ जो एक बार बना दी हम उसे वैसे ही रहने देते हैं, ये हमारी कमी है। और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इरेटिक पावर सप्लाई, सो कॉमन चीज़ें होंगी यहाँ पे और यही आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो बस एक दफ़ा आप ध्यान में रखिए, वो हर इंडस्ट्रीज में आपको बार बार यूज़ करना है, सिवाय कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे मिनरल पे, एल्यूमिनियम। तो टॉपिक है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये बॉक्साइड से आता है एल्यूमिनियम, डायरेक्टली एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, बॉक्साइड और है वहाँ से आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर आयरन एंड स्टील। दूसरा है एल्यूमिनियम। सो नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। हर मिनरल का आपको देखिए यूजेस याद रखना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है, फिर कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है मार्केट के लिए, फिर उसका लोकेशन याद रखना है, फिर आपको फाइनली चैलेंजेस याद रखने हैं। ये आपको सब मिनरल्स के बारे में याद रखना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरीके से आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन। हम लोकेशन की बात कर रहे थे तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की, ये हर एक में है, बट इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी अलग तरीके से लिख दिया, नथिंग डिफरेंट। ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर आपको बहुत आसानी से लेबर मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और रॉ मटेरियल मिल रहा है। आता कहाँ से एल्यूमिनियम? बॉक्साइड, एज आई सेड द ओर। तो बॉक्साइड इज अ रॉ मटेरियल यूज इन दी स्मेल्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। इट इज़ वेरी बल्की डार्क एंड रेडिश कलर्ड रॉक जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये बॉक्साइड है। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो बिल्कुल आसान सी है। नाउ डेज दे आर नॉट आस्किंग यू एनी प्रोसेस, बट फिर भी आप ध्यान में रखिए 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइड
2 टन ऑफ एल्यूमिना निकलेगा और 1 टन एल्यूमिनियम निकलेगा, रिडक्शन है। आगे बढ़ते हैं एंड चेकआउट ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। लॉजिक है, आप ये टॉपिक कैसे याद रखोगे? सिंपली नेम कार्स। So you have passenger cars, you have luxury cars, you have two-wheeler, you have four-wheeler, you have transport vehicles जो goods carrier हैं वो हैं, containers हैं, trucks हैं, tractors हैं, सब कुछ है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। Do we produce them? Yes, definitely. If we are using, we are producing it. Now name any 4-5 major cities. 4-5 जो होंगे आपको मेजर सिटीज ही आप कहोगे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई। हाँ, तो इन सारे शहरों में कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। अवॉइड कोलकाता, बट बॉम्बे, दिल्ली एंड चेन्नई यू हैव द कार प्रोडक्शंस। तो बिल्कुल कार प्रोडक्शंस की बात हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज हाउ यू गो विद दिस टॉपिक। इसमें एकदम इजी सी चीज़ है, ये सबसे नई मार्केट है, सबसे फ्लरिशिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ लाइक द रेवेन्यू जनरेटेड एंड द जॉब्स गिवन। ये सबसे बेस्ट मार्केट मानी जाती है या इंडस्ट्री मानी जाती है, पर इसका भी एक कॉम्पिटिटर है और जो ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आईटी। आईटी के सेंटर्स कौन से हैं? बैंगलोर है सबसे फेमस, उसके बाद हर स्टेट में कोई ना कोई बड़ा शहर जो है अब आईटी हब बनते जा रहा है, बट प्रोमिनेंट कौन से हैं? बैंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, देन यू हैव नोएडा, गुड़गांव एंड डिफरेंट न्यू सिटीज। एक चीज याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर आईटी ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इज वर्किंग टुडे। सो लाइक योर डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे, एयरवे, स्पेस, फ्लाइट, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट, एवरीवेयर यू विल हैव एन आईटी, फोन और सॉफ्टवेयर। इसके बिना अब काम नहीं चलता है। नाउ इन आवर कंट्री बिसाइड हार्डवेयर there is a reputation of developing the best software. इंडिया की आईटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फेमस और क्वालिटी है। बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वर्ल्ड के आईटी के, दे आर फ्रॉम इंडिया। TCS इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, यू हैव इन्फोसिस एंड यू हैव विप्रो। बहुत ज़्यादा जितने आप नाम लोगे आईटी में टॉप में, तो इंडिया की कंपनीज वहाँ पे ज़रूर होंगी। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। और हमारे जो मेजर शहर्स हैं उनके आप नाम रख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा जिस भी शहर के कैपिटल का आप नाम लिख दोगे वहाँ पर आईटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये ईजी तरीका है इस टॉपिक को, इस पार्ट को याद रखने का। अब आते हैं कि अगले सेक्शन पे जो बहुत आसान सा है, जो हम बचपन में ज़्यादा पढ़ते थे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो 3 तरीके के पोल्यूशन है, वी हैव एयर, वाटर, थर्मल एंड नॉइज। सो दे आर 4 नाउ। हमें एयर का है पता था, हमने पढ़ा है, बेसिक्स है, जो आप बेसिक जानते हो बिल्कुल वही इसमें है, बट इसे कंट्रोल करने का तरीका आप यहाँ पढ़ोगे। सो थर्मल जो होता है वो आप जानते हैं कहाँ से होता है, थर्मल पावर स्टेशंस, वहाँ से ज़्यादा थर्मल पोल्यूशन होता है। अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन देखिए, स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज कैरी अ हाई proportion of undesirable gases, material consisting of both solid and liquid particles. स्मोक में अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं और मटेरियल्स होते हैं जो बहुत पॉइजनस हैं। और एक चीज़ याद रखिए, इन सब का असर ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट और मटेरियल पे भी होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी हेल्थ को वो नुकसानदायक है, बट देन इट इज़ नॉट इवन गुड फॉर एनिमल्स एज वेल एज द मटीरियलिस्टिक थिंग। टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हैजार्डस। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा होगा, एंड रिसेंट मोस्ट ऑल्सो देयर वाज सम एक्सीडेंट वेयर देयर इज अ गैस लीक एंड लॉट ऑफ पीपल डाइड। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और ये सब एयर पोल्यूशन में है। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो वो और इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वाटर। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट लिक्विड वेस्ट जो होता है, वी डू नॉट ट्रीट इट, वी सिंपली पुट इट इनटू आवर रिवर्स और वाटर बॉडीज। जो भी है, लेक होगा अगर वहाँ तो आप लेक में डिस्चार्ज कर दोगे, रिवर है तो रिवर में डिस्चार्ज कर दोगे, इससे आप वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। देखिए, ज़्यादातर कंट्रीब्यूटर जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के और वाटर पोल्यूशन के, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, टैनरी हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ये जो लेदर वर्क होता है उससे कहते हैं। और इन सब से एक्सट्रीम लेवल का वाटर पोल्यूशन होता है, और इतना ज़्यादा कि इवन द एक्वेटिक लाइफ इज सफरिंग। फॉरगेट अबाउट अस, हम जो पिएंगे वो तो पीने लायक है ही नहीं, ना नहाने के लायक है, बट देन जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी सफ़र कर रही है।
और बड़े कंट्रीब्यूटर हैं फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो स्लैग्स हैं वो, ये सारे सॉलिड वेस्ट हैं और ये भी बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। आप कहीं भी जाइए, नाली, नदी या फिर पॉन्ड, लेक, सारे के सारे पोल्यूटेड हैं इफ़ दे आर इनटू अ रेसिडेंशियल एरिया और इन इंडस्ट्रियल एरिया। जो कुछ नदियां थी वो बिल्कुल अब गटर के समान लगते हैं, नालियों के समान लगती हैं। लेट्स मूव टू थर्मल पोल्यूशन। ये थर्मल पावर प्लांट से होते हैं। यह आपको स्मोक भरपूर होगा क्योंकि बड़ी बड़ी चिमनी है, क्योंकि जो फ्यूल है वो क्या है, वो है कोल। उसके बाद बॉयलर में बहुत गर्म पानी होता है, देन दैट वाटर इज एक्चुअली रिलीज इनटू अगेन वाटर बॉडी, तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो थर्मल पावर स्टेशन एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आपके एयर पोल्यूशन के एज वेल एज वाटर पोल्यूशन के। एक और पोल्यूशन है जिसको कंट्रोल करना बहुत एक्सपेंसिव है और वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, और वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट। इसका डिस्पोजल जो है वो भी एक एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। इसके इम्पैक्ट जो होते हैं अलग तरीके के कैंसर्स लेके आते हैं, बर्थ डिफेक्ट और इवन मिसकैरेजेस, ये होते हैं न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। फिर डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, हार्मफुल केमिकल्स एंड पैकिंग सॉल्ट्स, ये गार्बेज, ये सारी की चीज़ें सॉइल डिग्रेड भी करती हैं। तो आपके पास भरपूर पोल्यूशन है। हमने चैप्टर शुरू किया था इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से, जॉब से, एंड नाउ वी आर ऑन टू अ पार्ट वेर इन वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इन सब चीज़ों से। नॉइस पोल्यूशन, आई डोंट थिंक वी इवन नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। आप किसी भी इंडस्ट्री, कार को ले लीजिए, मशीन्स को ले लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन को ले लीजिए, ऑल क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन। अब लोगों को ये लगता है कि नॉइस पोल्यूशन इतना डेंजर क्यों है। यू वोंट बिलीव, नॉइस पोल्यूशन रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर एंड टू एन लार्ज एक्सटेंट डिप्रेशन भी। अब मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हो नॉइस पोल्यूशन की वजह से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है। ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट, ये सारे कंट्रीब्यूशन है किसके, आपके नॉइस पोल्यूशन के। आपने कई मूवी में देखा होगा कि एक तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर दी जाती है जब वो क्लॉक्स लगा देते हैं या फिर घंटी बजाते हैं कंटिन्यूसली आपके कान के आगे, इससे आपको डिस्टर्ब किया जाता है मेंटली। अब आते हैं हाउ डू वी कंट्रोल दिस। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेट्स गो लाइन बाय लाइन। सबसे पहले, मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। आप पानी जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एफ्लुएंट जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वाटर पोल्यूशन का, सबसे ज़्यादा उसको रिसाइकिल कीजिए और रीयूज़ कीजिए। और ये कह रहे हैं कि 2 प्रोसेस में, 2 स्टेजेस में कीजिए, वो स्टेजेस भी हम पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट। वाई टू यूज द वाटर फ्रॉम द लेक और वाटर बॉडी। हार्वेस्ट द रेन वाटर, वी आर अ मानसून क्लाइमेटिक कंट्री, तो हमारे पास भरपूर पानी होता है बारिश में, उसको हार्वेस्ट कीजिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर वी रिलीज देम टू द रिवर। आप जो हमारे जो बॉयलर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो जो भी वाटर आता है बॉयलर से, वो हम गरम गरम ही छोड़ देते हैं नदी में या नालों में। वो इसलिए नहीं कि फ्राइड मच्छी खाना चाहते हैं या बॉइल्ड मच्छी, बट देन इट्स द कॉस्ट सेविंग फॉर देम, कॉस्ट कटिंग है। अगर मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरे बहुत पैसे खर्च होंगे, तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, तो वी डोंट बॉदर अबाउट एनवायरनमेंट, इसीलिए बाद में हम एक साथ सफ़र करते हैं। अब ये ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 phases। ये फेस आप याद रखिए, ये आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, बाय मैकेनिकल मीन्स। अब मैकेनिकल मीन्स आपका क्या होगा, आपका होगा स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन। देखिए, स्क्रीनिंग एंड ग्राइंडिंग आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेयर करना, ठीक है, और स्क्रीनिंग छानना हो गया, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो आप बचा सकते हो। ग्राइंडिंग में भी यही होता है कि जो छुपा हुआ होता है वो ऊपर आ जाएगा। फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन ऐसा होगा कि हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। फ्लोक्यूलेशन झाग क्रिएट करना, ताकि ऊपर जो हल्के पार्टिकल्स हो उन्हें आप निकाल कर फेंक दें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस में आप उसके अंदर क्रिएट करोगे जो हमारी बॉडी को सूट करते हैं वैसे बैक्टीरिया, ताकि और भी कुछ गंदगी हो तो वो खा लें और उनका असर हम पर ना हो। टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर से बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, तीनों चीज़ें फिर से की जाएंगी, जिसमें रिसाइकलिंग होता है ये वेस्ट वाटर का।
और तब ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए भी, या फिर आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हो। इससे पोल्यूशन बहुत लेवल तक वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं हम ग्राउंड वाटर की। सी देयर इज अ वे टू ट्रीट द ग्राउंड वाटर। हाउ? Simply, you need to have a source of rainwater wherein that harvesting is done of rainwater and that water seeps into ground. तो जितना ज़्यादा ये साइकिल चालू होगी, आपका ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे वो प्यूरिफाई हो जाएगा और ट्रीट हो जाएगा। Particulate matters in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and इंटरनल सेपरेटर्स। ये सारे मैकेनिकल प्रोसेस हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये भी एक मशीन है जो आप चिमनी में फिट कर सकते हो। फैब्रिक फिल्टर कपड़े के फिल्टर होते हैं जैसे हमारा मास्क है, बिल्कुल वैसे ही। स्क्रबर्स जो कि छानने के लिए हैं। इंटरनल जो सेपरेटर्स हैं या ये इनर्शियल सेपरेटर्स हैं। देखिए ये ना फिजिकल प्रोसेसिंग है मशीन्स की, जिसके हिसाब से आपका जो धुआं निकलेगा उससे जो भी पार्टिकल्स हैं हार्मफुल वो सेटल हो जाएंगे चिमनी के नीचे, और आपको फिर उन्हें ट्रीट करना है। और एक बेसिक जो हम हमेशा करते हैं, चिमनी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची बनाए। द टॉलर द चिमनीज द स्मोक विल गो इनटू द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हम तक नहीं पहुंचेगा। दैट्स व्हाट वी फील। वो कहीं भी पहुंचा, आना हमारे पास ही है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। तो आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स देखिए, कोल मत जलाइए, आप लकड़ियाँ मत जलाइए। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास अब सिलेंडर्स हैं, सीएनजी गैस है, आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड। वाई? सो दैट द नॉइस पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड। इसलिए आप रीडिज़ाइन कीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो मेक योर हाउस साउंड प्रूफ। यूज द मटीरियल विच कैन रिड्यूस द साउंड। चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स integration of economy. If you want to have a sustainable development, economy should be integrated. You need to plan each and everything. You cannot just plan starting of an industry. You need to plan how the industry need to be made and how you are going to use the waste and where all you are going to invest the money. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और if you are degrading the environment, what is your plan to take care of that degraded part and regenerate that part? So if you really want to have a good growth of your economy, of your country and a developed country, yes, manufacturing sector is the most important. But then the clauses are, you need to take care of environment, you need to take care of the after effect of these industries. Your chapter begins with the kind of industries we have, the importance of industries, but then it ended with some problems. Also they gave you the solution. It's on us how do we take this solution. But for you, just remember what are the factors for your location. Now what are the drawbacks or the challenges these industries are facing. This is the base of your chapter. So you keep revising and smiling. I'll see you with the next chapter. Thank you.